अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 10 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। वो पिछले 1 घंटे से उसको निहारने में महव था। दिल में हलचल सी मची हुई थी। उसको इल्म था कि कासमा उसका चेहरा देखकर वावेला ज़रूर करेगी, लेकिन उसकी आंखों से नफरत ख़त्म हो जाएगी। वो सिर्फ उसकी थी, इस बात पर उसको पुख्ता यकीन था। वो खुद भी अलग नहीं होना चाहेगी। अगर एहतशाम और कयान में से एक को चुना जाए तो वो बिना ताख़ीर के उसका नाम लेगी। उसके मासूम चेहरे पर नज़रें टिकाए वो कहीं और ही खोया हुआ था। जब जब्त के बंधन टूटने लगे तो वो उठकर उसके पास बैकग्राउंड से टेक लगाए उसके पेट पर रखा हाथ उठाता, अपने हाथ में ले गया। अपने अंगूठे से उसके हाथ की पुष्ट को सहलाते वो नज़र उसकी गर्दन में पहने लॉकेट पर टिका गया। उसको देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। ऐसा ही लॉकेट उसने भी पहना हुआ था। बस फ़र्क इतना था, जहाँ काज़मा के लॉकेट पर हार्ट के बना हुआ था, वहीं उसके पहने लॉकेट पर लिखा हुआ था, सुनो रूहे मन, तुम्हारा साथ मसरूर कौन है। ऐसा कोई समंदर नहीं जो मुझे तुमसे जुदा कर सके। ऐसा कोई पहाड़ मौजूद नहीं जो मुझे तुम तक पहुंचने से रोक पाए। वो सड़कें बनी ही नहीं कि जो मुझे तुमसे दूर ले जाएं। तुम जानना चाहती हो मेरी कायनात को, वो मुकम्मल तुम्हारी चमकती आंखों में पोशीदा है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लबों से फूटती है। तुम्हारा प्यार हर लम्हा मेरे दिल पर बारिश की तरह बरसता है। मेरी नींद तुम्हारी रोशन ख्वाबों से मुकम्मल होती है और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा पसंदीदा गीत है। बस यही मेरी मोहब्बत है। क्यान ने झुकते उसके गुलाबी गाल पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो वो उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते कसमसाते करवट बदल गई, लेकिन अपनी कमर पर कुछ रेंगता महसूस करके झट से आंखें खोलते रुख बदलते उसे देखा था, जो उसे ही मखमूर निगाहों से तक रहा था। उसके चेहरे को अपने इतना करीब देखकर काज़मा का दिल उछलकर हलक में आया था। उसने जल्दी से उठना चाहा, जब क्यान उसके साथ ही नीम दराज होता उसको कमर से थामकर अपने साथ लगा गया था। छोड़ो मुझे, वो बेहुदा इंसान। काज़मा उसकी गिरफ्त में मचलते मुसलसल अपने नाखूनों से उसके हाथ पर वार कर रही थी, लेकिन क्यान ऐसा महसूस कर रहा था कि सुनने की सलाहियत मफलूज हो गई हो, जबकि उसके लक़ब पर उसने मुस्कुराहट दबाई थी। रूहे मन, उसके कान के करीब झुककर मखमूर लहजे में कहा तो काज़मा की हरकत करते हाथ थमे थे। जहन पर जोर दिया तो सालों पहले के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। ये रूहे मन क्या होता है? 6 साला काज़मा ने अपने साथ बैठे क्यान को देखकर नासमझी से पूछा तो क्यान उसके सवाल पर मुस्कुराता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और बगौर उसको देखने लगा, जो उसके दिए गए लॉकेट से खेलने में महव थी। तुम क्या करोगी जानकर? अभी इसका सवाल जवाब समझने में बहुत वक्त लगेगा। क्यान ने उसके हाथ से वो लॉकेट लेते हुए अपनी मुट्ठी में बंद करते कहा। इस वक्त ये लॉकेट उसे अपना रकीब लग रहा था, जो उसकी एंजल की तवज्जो उस पर से हटा रहा था, जो उसके कतई बर्दाश्त नहीं था। जब काज़मा ने उसको गुस्से से घुरा और छीनने के अंदाज में उसके हाथ से वो लॉकेट लेने लगी, क्यान तो उसके अंदाज पर ही बौखला गया था, जो मुंह फुलाए लॉकेट लेने के चक्कर में थी। मेरा लॉकेट दो वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी और कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। उसको ना छोड़ते देख काज़मा नाक कीड़े नरूठेपन से बोली तो कयान ने वो लॉकेट उसके सामने किया था, जिसको काज़मा ने छीनकर अपनी छोटी सी मुट्ठी में बंद किया था। यारे मन, तुम्हें पता है रूहे मन किसको कहते हैं? जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, जिसे देखकर मोहब्बत निकले, जिसे देखकर सांसें रुक जाए, जिसे देखकर दिल कहने पर मजबूर हो जाए, तुम ही मेरी हर खुशी हो, तुम ही मेरी कायनात हो। अब पता चला किसको कहते हैं रूहे मन। तुमको कहते हैं रूहे मन। हाँ, तुम हो बस रूहे मन। क्यान ने उसका चेहरा थोड़ी से थामकर अपनी जानिब करते उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज़ में कहा तो काज़मा उसकी आवाज़ के सहर में खोई थी। फिर उसके चुप होने पर चहकते अपने मतलब की बात समझकर मुकाबिल का सारा खुमार भग से उड़ा गई थी। मतलब आप भी मुझसे भाई रुशना आपू और रायका की तरह मोहब्बत करते हैं? उसकी तरफ देखकर आंखें पिटपिटाते मासूमियत से पूछा तो कयान का दिल चाह अपना सर दीवार में दे मारे। वो उसको अपना भाई बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन फिर खुद को पुरसुकून करता उसको बहुत मोहब्बत से समझाने लगा, एंजल, मैं आपसे जो मोहब्बत करता हूँ ना वो अलग है, तो खुदारा ये बार बार मुझे अपना भाई ना बनाया करो। कयान ने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे, जिस पर काज़मा खिलखिलाकर हंसी थी। उसकी हंसी को कयान ने मबहूत होकर देखा था, लेकिन अपने बेलगाम होते जज्बात को संभाल कर चेहरा मोड़ गया। काज़मा ने जब उसका चेहरा मोड़ते देखा तो आंखों में चमक लिए घास पर से उठकर उसके करीब होते उसके गाल पर बोसा देते मुस्कुराते लहजे में बोलकर वहाँ से भागी थी। ठीक है यान भाई प्लस डेवल, मैं समझ गई आपकी बात। वो जो अब तक सुन सा बैठा था, उसके ज़रा से लम्स पर उसकी खिलखिलाती आवाज़ सुनकर होश में आते चेहरा मोड़कर उसको देखने लगा, जो भागते हुए बाग से निकल रही थी। हाथ अपने चेहरे के करीब ले जाते उसको जगह को छुआ था जहाँ उसका नरम लम्स अब भी महसूस हो रहा था। अचानक ही उसके लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। कहाँ खो गई तुम? कयान ने उसके बेहिस्सो हरकत महसूस करके ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा तो काज़मा गड़बड़ाकर होश में आई थी।
छोड़ो मुझे, और कौन हो तुम? काज़मा फिर से उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए कोशिश करने लगी तो कयान ने खुद ही उसे आज़ादी दे दी। उसने एक बात नोट की थी कि वो उससे अब डर नहीं रही थी और ना ही कांप रही थी, जैसे उसका चेहरा देखने से पहले कर रही थी। तुम जानना चाहती हो रोहे मन? साइम ने उसकी तरफ देखकर इस्तफसार किया तो काज़मा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तो फिर तुम्हें यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा। क्यान ने उसको सोफे पर बैठे देख कहा तो काज़मा ने छेंदे से उसे तका। आप वाकई पागल हैं, आपको नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ? काज़मा ने आंखें दिखाते सख्ती से कहा तो कमरे की फ़ज़ा में उसका जानदार कहका गूंजा। सच में तुम अजीबो काज़मा, इतनी देर से भी तुम मेरे ही साथ थी। मैंने किसी भी तरह तुमने नहीं रोका। क्यान ने तासुब से उसको देखकर कहा तो काज़मा मुंह खुले उसे देखने लगी। मतलब ये शख्स उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठा चुका था। क्यान जो उसको तंग करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़पते अपनी जगह से उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। अगर उसके फार्म हाउस के लोग उसको इस तरह देख लेते तो यकीनन बेहोश हो जाते, लेकिन क्यान का ये अंदाज सिर्फ काज़मा के लिए था, जिसको उससे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हनी, रो क्यों रही हो यार? महरम हूँ तुम्हारा, मुकम्मल हक रखता हूँ तुम पर। क्यान उसके आंसू साफ करते मसनूई सख्ती से बोला तो काज़मा की आंखें फैली थीं। वो गौर से उसका चेहरा देखने लगी, जो साइम के चेहरे के नकूश से बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आप साइम नहीं हैं? काज़मा ने उसको देखकर दो टोक लहजे में कहा तो क्यान गहरी सांस भरकर उसके सामने से उठकर वॉशरूम में गया और वहाँ से अपना चेहरा धोकर उसके सामने रुका तो काज़मा पूरी आंखें फैलाए उसे देखने लगी, जो अब भी साइम लग रहा था। ये क्या था? मतलब आप वो मास्क? काज़मा बेरब्त जुमले बोलते मामला समझने की कोशिश में थी, जब क्यान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामकर अपने सामने किया था। हनी, मुझे पता है तुम नाराज़ हो मुझसे, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं महफूज रखना चाहता था तुम्हें। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? उसके पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया तो क्यान उसके बराबर में बैठता उसके हाथ से थामकर अपनी गिरफ्त में ले गया। हनी, क्या तुम्हें पता है कि असफन बलोच ने 2 शादियाँ की थीं? क्यान ने पूछा तो काज़मा दंग रह गई, उसके लहजे में असफन बलोच के लिए घुलती नफरत महसूस करके। जी, रायका ने बताया था मुझे। काज़मा के नरमी से जवाब देने पर साइम ने उसके सर पर ओढ़ा दुपट्टा निकालकर उसके कैचर में मुकीद बालों को आज़ाद करते उनमें अपना चेहरा छुपाया था, जबकि उसकी हद दर्जा कुर्बत पर काज़मा का दिल खानों में गूंज रहा था। वो उसको पीछे करना चाहती थी तो उसको किए गए सितम याद करना चाहती थी और उसको रेपिस्ट कहना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान एक लफ्ज़ भी कहने से इनकारी थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि यह है कौन। उस शख्स के 2 चेहरे बचपन में वो उससे क्यान बनकर मिला था, जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने मौजूद था, और अब साइम जो हमेशा उसको तकलीफ देता था। वो उलझ गई थी और उसकी ये उलझन सिर्फ क्यान ही सुलझा सकता था, इसलिए वो अपने लबों पर कुफर लगाए उसको जानना चाहती थी। माजी रात की स्याही चारों तरफ फैली हुई थी। सोफिया अपने 3 माह की बेटी के साथ सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उनका दिल घबरा रहा था और ये घबराहट इन्हें रोज़ी होती थी। अभी कुछ देर पहले असफन बलोच ने फ़ोन करते इन्हें दरवाज़ा खोलने को कहा था, जिस पर उनकी जान लबों पर आ गई थी। उनके लड़खड़ाता लहजा वाज़े कर रहा था कि वो नशे में है, लेकिन उनकी बात मानने के अलावा उनके पास कुछ न था। बेचैनी जब किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रही थी तो वो लाइट जलाते उठ बैठी और नज़रें कुर्रतुल ऐन के चेहरे पर टिकाईं। जब कोई धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, सोफिया ने नज़र उठाकर दरवाजे की सिमत देखा तो असफन बलोच सुर्ख होती आंखों के साथ इन्हें घूर रहे थे। फिर उनकी निगाह एनी की जानिब गई, जिसको महसूस करके उन्होंने उसे उठाकर काट में डाला था, जिससे पुरइसरार मुस्कुराहट उनके होठों पर आई और उनकी तरफ कदम बढ़ाते उनके बाजू को अपने जारहाना गिरफ्त में लेते इन्हें बेड पर धक्का देते उन पे झुकते चले गए। सुनो, सोफिया बलोच जो अपना टूटा बिखरा वजूद समेटकर कमरे से बाहर जा रही थी, उनकी पुकार पर मुड़ती अपनी सुर्ख सूजी आंखों से उनको देखने लगी। उनका दिल चाह रहा था कि या तो वो इस सफाक शख्स को मार दे या खुद को ख़त्म कर ले। इससे ज़्यादा नफरत इन्हें अपने भाई से हो रही थी, जिन्होंने जानते बूझते इन्हें जहन्नुम में धकेल दिया था, सिर्फ इनके पैसे के लिए। मैं कुछ वक्त यहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ से कहीं जाने की भी कोशिश ना करना, वरना ये जो तुम्हारी बेटी है इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सफाकियत से कहकर कमरे से निकलते चला गया। उनके जाते ही वो ज़मीन पर बैठती चली गई और अपने वजूद से घिन आ रही थी। इन्हें काश वो कभी दुबई से कभी यहाँ आई ही ना होती, वहीं रहती, फिर अकेले ही क्यों ना रहना पड़ता। इनके भाई ने इनको जिंदा लाश बना दिया और एक बार पलटकर इनको पूछा भी नहीं कि उनके सर से तो बोझ हट गया था। अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते वो उनकी ज़िंदगी को यकसर फरामोश कर गए। एनी के रोने की आवाज़ पर वो उठकर उसे चुप करवाने लगी थी। अगर इन्हें अब फिक्र थी तो बस कुरतुल ऐन की, जिसको इस ज़माने में कभी शनाख्त मिलती, ये वो बाप के होते हुए भी यतीम रहती। 1 माह बाद सोफिया बलोच जो किचन में खड़े होते हुए चाय बनाते साथ साथ एनी से बातें भी कर रही थी। अचानक घबराहट होने पर वो चूल्हा बंद कर दे अपने कमरे में आई थी। एनी को बेड पर बिठाए वो मुंह पर हाथ रखते वॉशरूम में गई थी। फिर बाहर आते अपना चेहरा साफ करते नढाल सी बिस्तर पर दराज हुई। एनी के रोने की आवाज़ पर उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ लगाई तो वो फ़ौरन से पेशतर कमरे में दाखिल हुई थी। जी बीबी,
मुलाजमा अपनी खोती नज़रें सोफिया बलोच पर टिकाई इनसे इस्तफसार करने लगी। उनकी छठी तेज़ी से बेदार होती इनके नढाल होते वजूद की कहानी सुना रही थी, लेकिन उसने अभी कुछ कहना मुनासिब न समझा। एनी को संभालो, नकाहज़दा आवाज़ में उसे कहा तो वो सर हिलाकर आगे बढ़ती उसे अपनी गोद में उठा गई, जो रोती अपनी माँ के पास जाने के लिए मचल रही थी। बीबी जी, मेरी माने तो आप डॉक्टर को दिखा लें, एक दफ़ा कहीं कोई परेशानी ना हो जाए बाद में, मुलाजमा ने मैंने खिजी से कहा तो वो हाँ में सर हिला गई। और किसी के लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो इनका ठीक होना बेहद ज़रूरी था। अपने फ़ोन से डॉक्टर को फ़ोन करती वो बेड पर लेट गई थी। जब आधे घंटे बाद मुलाजमा डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर सबा ने एक नज़र सोफिया के चेहरे को देखकर उसे सोफिया को उठाने को कहा तो वो सर हिलाते इन्हें उठाने लगी। बीबी जी, डॉक्टर आ गई है। उसकी आवाज़ पर सोफिया उठकर बैठी तो डॉक्टर आगे बढ़कर उसका मुआयना करने लगी। मुकम्मल मुआयने के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई मुलाजमा को तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके जुमले पर सोफिया बलोच को लगा कि सातों आसमां सर पर गिर गए हों। कांग्रेचुलेशन, शी इज़ प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने मुस्कुराहट के साथ कहा था, लेकिन सोफिया बेग के अंदर तो धमाके होने लगे थे। उनके दिल में तो ये खौफ कुंडली मारकर बैठ गया था, जहां उनके पहले बच्चे को उनके बाप को पहचान नहीं मिल रही थी तो दूसरे को कैसे मिलेगी। मम, मैं अब अबॉर्शन, उनकी अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। अजीब बेबसी थी। उन्होंने कब चाहा था कि उनको अपने ही वजूद के हिस्से को ख़त्म कराना पड़ेगा। वो बात पूरी करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सबा की हकारत भरी नज़रों पर अपने लब पेवस्त कर गई। जाए, इन्हें बाहर छोड़ाएं, मुलाजमा से कहकर वो सर हिलाती डॉक्टर को लेते निकल गई। उनके जाते ही वो बेड क्रॉम से टेक लगाए नीम तराज हो गई। मैं इस बच्चे के बारे में असफंद बलोच को कभी पता नहीं चलने दूंगी। एनी के बड़े होते उसको असफंद बलोच के हवाले करके मैं इस नाम से छुटकारा हासिल करूंगी। खुद से ताने बाने जोड़ते हुए जल्दी नींद की वादियों में उतर गई। एनी, मेरी जान, मामा को तंग नहीं करो, आ जाओ, इधर रात हो गई है। अब बस नैनी तेरे सोफिया बलोच आराम से चलते उसके पीछे आ रही थी, जो अपने छोटे छोटे कदम उठाते बाहर लॉन में जा रही थी। उसकी आवाज़ पर वो रुककर ज़रा सा मुस्कुराते फिर से आगे चल रही थी, जब सामने से आते असफंद बलोच के पैरों से लिपटी। जहां अपने बाप को देखकर एनी मुस्कुराते अपने हाथ ऊपर कर गई थी, गोया जैसे उसे उठाने को कह रही हो। उसके बरअक्स सोफिया बलोच को लगा था वो अभी गिर जाएंगी। उन्होंने बेसाख्ता दुआ की कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनको पता ना चले। वो अपने बच्चे की ज़िंदगी पर उस शख्स का साया भी नहीं पड़ने दे सकती थी। असफंद बलोच ने एनी को सख्त नज़रों से घूरकर उसको झिड़का तो एनी पीछे होते हुए रोने लगी, जिसको खौफ से देखकर उन्होंने अपने कदम अंदर बढ़ाए। जहां कच्चे पीले रंग की खुली सी फ्रॉक के साथ कैपरी पहने हम रंग दुपट्टा लिए बेहद हसीन लग रही थी। क्या बात है बेगम, मैं 3 महीने नहीं आया तो तुम तो पहले से ज़्यादा हसीन हो गई। उसके चेहरे पर झूलती लट को उंगली पर लपेटते कहा। अंदाज लोफराना था जिस पर वो बुदक कर पीछे हुई। असफंद बलोच ने नागवार नज़रों से इनका दूर होना देखा था, फिर हाथ में थामी बोतल अपने लबों से लगाई, जिसको देखकर उनके आसान खता हो गए थे। वो बहुत आराम कर लिया। चलो कमरे में, बोतल को ज़मीन पर फेंक कर चिल्लाए तो एनी डरते हुए सोफिया बलोच की टांगों से लिपट गई थी। नहीं, चले जाएं यहाँ से, मैं आपको अब अपने करीब नहीं आने दूंगी। लाख चाहने के बावजूद अपना लहजा मजबूत नहीं बना पाई, जिस पर वो तैश में उनके करीब आते एक जनाटेदार थप्पड़ उनके चेहरे पर मार गए, जिस पर उनका चेहरा एक जानिब ढलका था। जब तुम में मेरा हक नहीं दे सकती तो किस काम की नहीं, तुमसे अच्छी तो वो नुसरत है, मुझे तो करीब तो आने देती है। मैं असफंद बलोच तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ठंडा बर्फ़ पानी का गिलास खुद के चेहरे पर डालते और पानी पीते हुए इन्हें आज़ाद करते चले गए थे। अलबत्ता सोफिया बलोच कितनी ही देर सुन खड़ी रही, यहाँ तक कि एनी के रोने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। होश तो तब आया जब मुलाजमा ने आगे बढ़कर उनको शाने से हिलाया था, जिस पर वो चौंकती उनकी तरफ मुड़ी। फिर हॉल की फ़िज़ा में उनका कहका गूंजा था, मैं आज़ाद हो गई। हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसको देखकर मुलाजमा की भी आंखें नम हुई। मैं आज़ाद हो गई या बेमोल, लरजती टांगों से वो नीचे बैठती चली गई। आंसू हनूस बह रहे थे। बीबी जी, आप परेशान ना हो, देखें छोटी बीबी कितना रो रही हैं। आपको खुद को संभालना है अपने बच्चों के लिए, फिर आप भी तो यही चाहती थी ना। मुलाजमा रज़िया उनके करीब बैठकर उसको समझाने के रसां से गोया हुई थी। तो ठीक है रज़िया, तुम मुझे यहाँ से क्या अपने गाँव ले जाओगी? वो शख्स आकर मेरे बच्चे ना छीन ले। सोफिया बेग उनके हाथ थाम कर बोली तो वो नम आंखों से सर हिला गई। महल जैसा घर छोड़कर वो उनके झोंपड़े में रहना चाहती थी। कल तक वो उनकी किस्मत पर नाज़ां थी, पर आज अफसोस हो रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वरना मैं कहाँ जाती। उन्होंने रोती कुरतुल ऐन को अपने सीने में भींचकर कहा, जो रोते रोते हलकान हो गई थी। वो अपनी ज़रूरत का सामान लेते इस घर से निकल गई थी और अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि असफंद बलोची या उनका भाई उन तक पहुँच जाए। इन्हें मालूम था कि जिस जगह वो रहने जा रही है वहाँ इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असफंद बलोच की पहुँच से दूर जाने के लिए ये भी मंजूर था। वो मज़ीद उनके अताब का निशाना नहीं बनना चाहती थी। वो सूरज के ढलने के बाद मुलाजमा रज़िया के गांव पहुंची थी, जो छोटा सा गांव था। हर तरफ कच्चे मकान, हवा में लहराती फसलें, घरों से कुछ फासले पर मौजूद पानी का नलका, जिससे बच्चे और औरतें पानी के केन भरते अपने घरों को जा रहे थे। सोफिया बलोच हैरत से
सबको देख रही थी। उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह का रहन सहन नहीं देखा था। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात लिए सताइशी नज़रों से इन सादा और जिंदा दिल लोगों को देख रही थी। ये अलग बात थी कि इतनी तंग गलियों में वो पैदल चलते थक गई थी। एनी रज़िया की गोद में पुरसुकून सो रही थी। कई बार उनका दिल चाहे वो पूछ ले कि कब तक उनका घर आ जाएगा, लेकिन ये सोचकर लब सीध लेती कि कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए। कसूर उसका भी नहीं था, इन गलियों में कोई कैब आ भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से चल रही थी। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके रहने को जगह मैसर है, वरना वो किस जगह जाकर असफंद और हयात बेग के पहुँच से दूर जाती। अगर वो वापस अपने घर जाती तो सबसे पहले इनका भाई वहीं आ जाता, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी। एक घर के सामने रुककर रज़िया ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक 16 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। ये बच्ची और पीछे खड़ी लड़की कौन है? सोनिया ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछे तो रज़िया ने उसे घुरी से नवाजा, जबकि उसके इतने सवालों पर सोफिया बेग मुस्कुराई थी। सोनिया, पहले अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ सब कुछ। रज़िया ने एनी को उसकी गोद में देकर झिड़का और सोफिया बेग को अंदर आने का इशारा किया, जिस पर वो उनके साथ हमकदम हुई। सोनिया ने बगौर एनी के चेहरे को देखा, फिर उसके फूले गालों पर शिद्दत से बोसा दिया तो एनी ने मुंदी मुंदी आंखें वाह करते उसके चेहरे को देखा था। जब शनासाई की रमक उसके नन्हे जहन में ना आई तो उसने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया, जबकि उसके रोने पर सोनिया हवास बाख्ता होते दरवाज़ा बंद करते सामने मौजूद 2 कमरों में से एक में आई थी, जहाँ वो दोनों चारपाई पर बैठी थीं। अम्मा ये लो भाई, इस बच्ची ने तो रोना शुरू कर दिया। मेरे ज़रा से प्यार करने पर सोनिया उनके हाथ में थमा दी, मुँह बसूर कर खुफगे से बोली। तो उसके इस तरह कहने पर जहाँ रज़िया शर्मिंदा हुई थी, वहीं सोफिया बेग मुस्कुराते हुए एनी को उससे लेते अपने सीने से लगा गई। सोफिया बेग के पास आते ही एनी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जिस पर सोनिया ने मुंह फुला लिया। अम्मा ये गलत बात है, मैं तो इसको मार भी नहीं रही थी जो इसने अपना गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। अब देखो कैसे सुकून से बैठी है। सोनिया तेज़ नज़रों से एनी को देखते बोली, जो आंखों में नमी लिए उसको ही देख रही थी। सोनी ज़्यादा जुबान ना चला, रज़िया ने उसको झिड़का, जिसका असर सोने पर तो कम अज़ कम सोनिया पर तो नहीं हुआ था। वो रज़िया की बात को इग्नोर करती सोफिया बेग से मुस्तफसिर हुई, जो इन दोनों माँ बेटी की नोक-झोंक से महफूज हो रही थी। उसके सवाल पर गहरी मुस्कुराहट ने इनके होंठों का अहाता किया। कितनी प्यारी बेटी है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह, आप भी देखें कितनी प्यारी हो, लेकिन ये और भी ज़्यादा प्यारे लगेगी अगर ना रोए तो। सोनिया ने इन दोनों की तारीफ करते एनी की खामी भी बताई तो रज़िया सर थाम कर रह गई, सोनिया की हरकतों पर जिसकी ज़ुबान ही बंद नहीं हो रही थी। शुक्रिया, वैसे तुम भी बहुत प्यारी हो, इसलिए हम दोनों तुम्हें अच्छे लगे। सफिया बेग ने उसे तारीफ की तो सोनिया झींप गई, गाल दहकने लगे थे, जिसको हैरानगी से सोफिया बेग ने देखा था और वो उनकी तारीफ पर शर्माती कमरे से निकली तो सोफिया बेग कहका लगाकर हंसी थी, जबकि इतने अरसे बाद उनको इस तरह हंसते देख रज़िया भी खुश हुई थी कि उनकी झल्ली बेटी की वजह से इनको हंसता हुआ तो देख पाई। रज़िया, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, तुम्हें बोर नहीं होने देती होगी, सोफिया बेग ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो रज़िया ने बिला ताख़ीर किया इस बात में सर हिलाते उनकी बात पर इत्तफाक किया। बीबी जी, रज़िया आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हैं, क्योंकि अब मेरी मुलाज़िमा नहीं है मैं, और ना ही मेरे घर में रहती है, बल्कि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे रहने के लिए ठिकाना दे दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सोफिया बेग ने बात काट कर 2 टोक अंदाज में बोला, जिस पर रज़िया तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। वो चाहे अब इनके घर के काम नहीं कर रही, लेकिन उसके घर को चलाने के लिए भी तो उन्होंने ही पैसे दिए थे। पर इससे पहले वो कुछ कहती, सोफिया बेग ने उनको घुरी से नवाजा, जिस पर वो सख्ती से होंठ पे वश करते कमरे से निकलती किचन में आई। उनके पीछे सोफिया बेग भी आई थी। इन दोनों ने जैसे ही किचन में कदम रखा, किचन का हाल देखकर एक पल को तो वो दोनों भी घबराईं, जहां आटे का बाउल सारा सोनी पर गिरा हुआ था और वो खुद ज़मीन पर गिरी हुई थी। लेकिन अगले ही लम्हे रज़िया गुस्से से खौलती, उसके सर पर खड़े होते, उसका बाजू सख्ती से दबोचते उसे खड़ा करने लगी। अम्मा, एक तो मैं गिर गई, ऊपर से तुम मुझ पर मज़ीद तशद्दुद कर रही हो। सगी औलाद हूँ तुम्हारी, बजाय मेरे ज़ख्मों का पूछते तुमने नए ज़ख्म बना रही हो, और कुछ तो नहीं, मेरी इज्जत का ख्याल करो। अब क्या मेहमान के सामने भी डांटोगी? सोनी अपना बाजू सहलाते अपने दुखड़े रो रही थी, जबकि रज़िया तो इंतज़ार में थी कि कभी ये चुप होकर उसे बोलने का मौका दे। सोनी, ये क्या किचन का सत्यानाश किया है, और अंधी बनकर चल रही थी क्या जो गिर गई? देख कितना आटा ज़ाया कर दिया, रज़िया ने उसको घुरते गुस्से से कहा तो सोनी ने मस्किन शक्ल बनाते सोफिया बेग की जानिब देखा था, जिस पर वो पिघलती फ़ौरन उसकी हमायत में बोली थी, रज़िया छोड़ दो, मैं करवा देती हूँ तुम्हारे साथ, क्यों जब से आई हो उसके पीछे लग गई। सोफिया बेग ने रज़िया से कहा तो सोनी पानी से बचती जल्दी से उनके पास गई थी। बीबी जी, ये इल्ज़ाम है मुझ पर, मेरी ये निकम्मी औलाद मुझे बोलने का मौका कहाँ दे रही है। रज़िया ने इन दोनों को एक टीम में होते देखा तो दुहाई देने वाले अंदाज में बोली, जिस पर सोफिया बेग ने तो अपनी मुस्कुराहट दबाई। अलबत्ता सोनी ने भरपूर अंदाज में दांतों की नुमाइश करते इनके गुस्से का ग्राफ को मज़ीद बढ़ाया था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, सोनी गधे के सींग की तरह वहाँ से गायब होती, जिस पर वो कलस कर रह गईं। लाओ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। सोफिया बेग ने आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाही थी, जिस पर वो इन्हें फ़ौरन टोक गई। नहीं बीबी जी, आप यहाँ मत आइए, इस नालायक ने पानी गिरा रखा है और रोटी बनानी है, मैं बना लूँगी, आप आराम करने थक गई होंगी।
रज़िया ने उनकी हालत को पेश नज़र रखते इन्हें मना किया था, जिस पर सोफिया बेगी समझने के अंदाज में सर हिलाते चली गई। वो इसी कमरे में आई तो उनकी नज़र सोनी पर गई, जो सोती एनी के चेहरे को अपनी उंगली के पोर से छूती उसकी नींद में मुसलसल मुदाखलत कर रही थी। इतनी देर में उनका अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत शरारती है और डांट का इस पर कोई असर नहीं होता। वो मुस्कुराती नफ़ी में सर हिलाते दूसरी चारपाई पर बैठ गई। तुम्हें तो चोट लगी थी ना, सोफिया बेग ने उसे कहा तो वो चौंकते उनके दिखने लगी। फिर इस नज़र किचन में रोटी बनाती रज़िया पर डालकर राजराना अंदाज में उनसे गोया हुई। नहीं, मुझे तो कहीं भी नहीं लगी, वो तो मैं नाटक कर रही थी ताकि ये रोटी ना बनानी पड़े। बहुत बुरा लगता है मुझे ये रोटी बनाना, सोनी ने बताते हुए अपने नादीदा आंसू भी पहुंचे तो उसकी अदाकारी पर वो अश अश कर उठी थी, जो फिर से अपने साबका काम में मशगूल हो गई थी। ये उठ क्यों नहीं रही? वो जो आंखें मूंदे लेटी थी उसकी झुंझलाई आवाज़ सुनकर उसको देखने लगी, जो परेशान सी उसको उठाने की तगोदूद में थी। थोड़ी देर बाद उठ जाएगी, फिर तुम खुद कहोगी ये सोती ही अच्छी थी, सोफिया बेग ने उसको कहा तो वो मुस्कुराते हुए सर हिला गई। रज़िया ने रोटी लगाई तो वो तीनों खाने लगी थीं। खाने के दौरान रज़िया मुसलसल सोनी को घूर रही थी, जो कमरे में इधर उधर देखती खुद को मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। चंद माह बाद सोफिया बेग को नेमत से नवाजा गया था, जिस पर वो अपने रब की बारगाह में शुक्रगुजार थी। उनको अल्लाह ने अपनी नेमत और रहमत दोनों से नवाज दिया था। वो क्यों कर उस पाकज़ात का शुक्र अदा ना करती। वो खुश थी, लेकिन एक खलिश थी उनके दिल में कि इस मौका पर कोई भी उनका अपना उनके साथ ना था। जो गैर थे उन्होंने उस सारे वक्त में उनका साथ दिया था, जिन्होंने इन्हें यहाँ भी एक मालिक की हैसियत से ही रखा था। वो तशक्कुर भरी नज़रों से रज़िया को देख रही थी। रज़िया जो गुलाबी कंबल में लिपटे बच्चे को देख रही थी, खुद पर नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके सामने देखने लगी, जहाँ वो इन्हें ही देख रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाते उठती उनके पास जाने लगी थी, जब सोनी की आवाज़ पर उन्होंने दांत पीसते अपना रुख मोड़कर उसे देखा। अम्मा, इसे तो मुझे देकर जाओ, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है जो तुम छोड़ ही नहीं रही। सोनी अपनी गोद में बैठी 1 साला एनी के सोफे पे बिठाते अपनी ज़ुबान के जौहर भी दिखा रही थी। उसको बिठाते इस नन्हे वजूद को लेने के लिए अपना रुख सामने किया तो उसको इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हो रही थीं। जहाँ रज़िया उसे खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी, अपने लफ्ज़ों को याद करते उसने दांतों तले ज़ुबान दबाई थी। अम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो भले मुझे ना दो, आपा को देखा दो पहले। वैसे भी मेरे पास तो मेरी गुड़िया है ना। इनके बिगड़े तेवर देख वो आराम से अपनी बात से दस्तबरदार होती। फिर से एनी को अपनी गोद में बिठा गई थी। एनी ने उसके फूले मुंह को देखा तो खिलखिलाकर हंसी थी, जबकि उसके इतने हंसने पर सोनी को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। ये लें बीबी जी, हमारा शहजादा सा बेटा, रज़िया ने नरमी से उनकी गोद में उसे दिया तो उनके कब से रुके आंसू गालों पर लढ़क गए थे। इन्हें वो दिन याद आया जब वो उस नन्हे वजूद की खबर सुनते ही उसे ख़त्म करा देना चाहती थी। ये सोच आते ही उन्होंने चंद घंटों के बच्चे को अपने सीने में भेजा था, जिससे उनकी तड़पती ममता को सुकून मिला था। एनी की नज़र जब सामने उठी जहाँ सोफिया बेग बच्चे को प्यार कर रही थी, ये देखते ही वो अपना आप सोनी से छुड़वाकर छोटे छोटे कदम लेती उनके बेड के करीब आ गई। सोनी पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसके हाथों को हरकत देख उसको बहुत पसंद आई थी, जो अपने छोटे छोटे हाथों से कभी सोफिया बेग को अपने जाने मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी तो कभी कंबल खींच रही थी। आपा, इसको ना आप मुझे दे दें और अपनी इस बेटी को संभालें जो जल जल कर कोयला हो रही है। एक तो आप लोगों के आंसुओं ने बड़ा तंग कर रखा है, हर वक्त बहने को बेताब रहते हैं। इतना रोने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मेरी तरह हंसी मुस्कुराती रहें ताकि आपके ये रोंदू बच्चे मेरी तरह हंसमुख बन जाएं। सोनी अपनी जगह से उठते इनको मशवरे से नवाजती इनकी गोद से इस नन्हे वजूद को ले गई थी, जबकि एनी स्मिथ वो दोनों होंक बनी उसका चेहरा देख रही थी। आपा, इसका नाम क्यान रखने आपको कैसा लगा? पसंद आया ना? मुझे तो बहुत पसंद आया, यही नाम रख लेते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि इस बार नाम मैं रखूंगी। सोनी एक बार फिर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी, जबकि वो इस सब में अब भी सदमे में ही थी। बस कर दो, कितना बोलती हो। एनी सदमे से निकलकर अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सर पर रखते इसे बोली तो सोनी ने हैरानगी से इसे छोटे पैकेट को देखा था, जो मुंह फुलाए उसे घुर रही थी। उसके तासरात देखकर और एनी का जुमला याद करते सोफिया और रज़िया का जिंदगी से भरपूर कहका कमरे में गूंजा था। इनको हंसते देख एनी ने भी अपने छोटे दांतों की नुमाइश की थी। इतनी सुर्खी पर सोनी दांत पीस कर रह गई थी। ठीक है सोनी, हम इसका नाम वही रखेंगे जो उसकी सोनी खाला कहेगी, सोफिया बेग ने नरमी से कहा तो वो आंखों में चमक लिए अपनी मां को देखकर फर्जी कॉलर खड़े करते आंख विंग कर गई थी। उसकी इस हरकत पर वो बुरी तरह सिटपटाई थी, जैसे किसी लड़के ने यह हरकत कर दी हो। ये सोचते ही उसने कहका लगाया था, जिस पर वो सब परेशानी से उसकी गोद में मौजूद कायान को देख रहे थे, जैसे इसके कहके से डरकर ही ना उठ जाए। लेकिन वो हनूज हंसते में महव थी। एनी जो लाड से सोफिया बेग के सीने से लगी थी, उसको हंसते देख उसकी छोटी सी पेशानी पर शिकन उभरी थी। मम्मा नीचे उतारो, इसकी दुहाई पर रज़िया ने उसको नीचे उतारा तो वो चलती सोनी के सामने आ रुकी। क्यों हंस रही हो? उसके घुटनों पर हाथ रखते बोली तो सोनी ने झुककर उसके गाल पर बोसा दिया था, जिस पर वो मुंह फुलाती अपना गाल रगड़ने लगी थी। ये छोड़ो एनी, ये देखो तुम्हारा भाई प्यारा है ना? सोनी उसका ध्यान क्यान की तरफ कराया था तो वो उसको देखने लगी, जो आंखें बंद किए सोने में मसरूफ़ था। ये मेरा भाई है?
एनी ने उंगली उसके गाल पर रखकर पूछा तो सोनी ने जोरों शोर से सर हिलाया था। एनी ने झुककर उसके गाल पर प्यार किया तो वहाँ मौजूद वो तीनों मुस्कुराई थीं। 3 साल बाद वक्त गुजर गया था। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। क्यान 3 साल का और एनी 4 साल की हो गई थी, लेकिन इस दौरान में रज़िया इनको छोड़कर चली गई थी। सोनी जो हर वक्त बोलती रहती थी अब एकदम खामोश हो गई थी। वो पहले की तरह ना ज़्यादा बोलती थी और ना शरारतें करती थी। उसने शादी से भी साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी भी सूरत इनको छोड़कर नहीं जाएगी, वो हमेशा यहीं रहेगी। क्यान हर वक्त संजीदा रहता था। बाकी बच्चों की तरह उसने भी सोफिया बेग से पूछा था कि उसके बाबा कहाँ हैं, जिस पर उन्होंने साफ गोई का मुजाहरा करते उसके नन्हे से जहन में ये डाल दिया था कि उसके कोई बाबा नहीं, जो थे वो इन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए दोबारा कभी उनसे कभी इस बारे में ना पूछे। वो हर वक्त बस अपनी माँ के चेहरे पर छाई परेशानी देखता रहता था। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये इस तरह क्यों रहने लगी। जब से रज़िया की वफ़ात हुई थी वो जब से ही डरी डरी सी रहने लगी थी। कई बार सोनी ने भी पूछा, लेकिन वो हर दफ़ा ही टाल देती थी। ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं उल्फत, ऐसे तो वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। सोनी जो उनको खाने का कहने आई थी, उनकी परेशान और कपकपदी आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। ये आदत थी तो ना उसकी, लेकिन ना जाने क्यों वो इनकी बातें सुनने लगी थी। हाँ, मैं एनी को उनके हवाले करते क्यान को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। अगर दोनों में से एक को चुनना है तो मैं क्यान को चुनूंगी, सोफिया बेग रोते हुए किसी से कह रही थी। उनकी आखिरी बात पर सोनी का दिमाग चटकने लगा था। वो कैसे अपने बच्चों में फ़र्क कर सकती थी। वो गुस्से से दरवाज़ा खुलती अंदर दाखिल हुई। दरवाजे की आवाज़ पर सोफिया बेग के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा था। जबकि सोनी को अपने सामने इस तरह देखकर उनका रंग फक हुआ था। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगर उसने कुछ सुन लिया तो वो क्या करेंगी। आपा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे हमारी एनी को इन जालमों के बीच छोड़ने पर आमादा हो सकती हैं? क्या आपके लिए कयान मानी रखता है? सोनी गुस्से से चिल्लाई थी। क्यान उसे भी अजीज़ था, लेकिन एनी जितना नहीं। वो तो कैसे बर्दाश्त करती इनका फैसला, वो कैसे यहाँ से जा सकती थी। सोनी, तुम कुछ नहीं जानती, जो कर रही हो वो सही है। तुम इस शख्स को नहीं जानती, वो मेरे दोनों बच्चे छीन लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। खुदारा मुझे समझने की कोशिश करो। सोफिया बेग उसके तपे चेहरे को देख रोहानसी आवाज़ में बोली। असफंद बलोच फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस आए थे। सोनी और वो गांव में ही मौजूद स्कूल में बच्चों को पढ़ाते ज़िंदगी का गुसर बसर कर रही थीं। और ऐसे में एक दिन असफंद बलोच उनके स्कूल में आए तो सोफिया को वहां देखकर पहले तो वो हैरान हुए, लेकिन शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उनको देखने लगे थे। मैं समझा था तुम मर गई, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए पैसे और वक्त बर्बाद नहीं किया, लेकिन अब जब तुम जिंदा हो तो जिंदों में नहीं छोड़ूंगा। याद रखना। उनके करीब से गुजरते तंबीह करते लहजे में उसके कान के करीब सरगोशी करते तो वो चले गए थे, लेकिन सोफिया बेग की ज़िंदगी का सारा सुकून ले गए थे। कुछ ही वक्त में वो उनके घर तक पहुंच गए थे, जिस पर सोफिया और रज़िया दोनों ही हर वक्त परेशान रहने लगी थीं। क्यान को तो उन्होंने घर से ही निकलने नहीं दिया था। वो बस एनी को ही मंजर पर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि क्या कर रही हैं, बस जो उनको सही लगता वो वही कर रही थी कि वो इससे महफूज रहेगी, जो कि उनकी खाम ख्याली थी। बीबी जी, आप क्या करें, वो तो एनी को लेकर जाएगा, रज़िया ने हाँफते हुए उनको खबर दी थी। एनी रोज़ ही वो दरवाजे पर धमकियां देकर जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज तो उनको लग रहा था कि वो अपने बच्चों को कभी महफूज नहीं रख पाएगी। वो इस शख्स को जानती थी। वो सफाक शख्स वाकई में एनी को मार सकता था। उसका दिल पत्थर का था, लेकिन ये सोच लिया था कि वो उसे भी घर से बाहर नहीं जाने देगी। सोनी, मैं बाहर जाऊं? एनी बर्तन धोती सोनी से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर वो मुंह बनाते हुए होमवर्क करते कयान के पास बैठ गई थी। क्यान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर दोबारा किताब में चेहरा झुकाया था। मैं बाहर जाऊं? बुआ रज़िया जो सब्जी लेने के लिए जा रही थी, उसकी मासूम आवाज़ पर रुककर उसको देखने लगी, जो बहुत उम्मीद से पूछ रही थी। उसको मुनासिब न लगा उसकी आस को तोड़ना, इसलिए उसका हाथ पकड़े बाहर ले जाने लगी। मामा से पूछ लो एनी, वरना वो गुस्सा होंगी। इससे पहले कि वो कुंडी खोलती उसकी संजीदा सी आवाज़ पर दोनों ने उसको देखा था, जिसका सर हनूस किताब में झुका हुआ था, लेकिन कान सारे उनकी ही तरफ थे। नहीं बुआ, चलें। क्यान पहले मेरे साथ खेलता नहीं है, फिर मुझे बाहर भी नहीं जाने देता। एनी एक नज़र उसको देखकर फैसला सुनाते अंदाज में बोलती खुद से कुंडी खोलने की कोशिश करने लगी। रज़िया ने एक नज़र सीढ़ी पर बैठे घुटनों में किताब रखे क्यान को देखा और एक नज़र सोनी को, जो उनको ही देख रही थी। वो एनी का हाथ थामे सोनी के पास आई थी। सोनी, तू सबका ख्याल रखना और अपना भी, और अब बड़ी हो जा, बच्ची नहीं रही। उसके माथे पर बोसा देते उसे गले से लगाया तो सोनी ने हैरान नज़रों से अपनी माँ को देखा था। अम्मा, तुम बाजार से सब्जी लेने जा रही हो, जंग पर नहीं भेज रहे तुम्हें, इसलिए मदर टेरेसा ना बनो, जल्दी से ले आओ, और आज रोटियां तुम खुद डालना। सोनी उनको खुद से अलग करते अपनी टोन में बोली तो उन्होंने उसके सर पर एक चिप्त रसीद की थी और जिस पर वो सर मसलते उनको देखने लगी, जो अब क्यान से मिल रही थी। क्यान, मेरे बेटे, तुम बहादुर हो। अपनी मम्मा और बहन को हमेशा बुरे लोगों से बचाना। उसकी लापरवाही से माथे पर बिखरे बालों को हाथ से संवारते वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली तो क्यान ने अस्बात में सर हिलाया था। अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो, बता दो मुझे, ताकि मैं इस हिसाब से अपनी हांडी तैयार करूं। सोनी ने फिर से पूछा तो रज़िया एक घुरी से उसको नवाजती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी।
सोनी ने भी मुस्कुराते अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए थे। उसका बढ़ता कदम और मुस्कुराते होंठ सिकुड़े थे जब उसने गोली की आवाज़ के साथ एनी की दिल खराश चीख सुनी थी। कियान और सोनिया दोनों तेज़ी से दरवाजे की जानिब भागे थे। जिस तरह के वसवसे दिल में आ रहे थे, कियान तो दरवाज़ा खोलकर निकल गया था, लेकिन सोनिया के लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। भारी होते कदमों से वो दरवाजे के पास रुकी थी, जहाँ एनी और रज़िया दोनों के वजूद ज़मीन बोझ थे। जबकि कियान कभी एनी को उठाने की कोशिश कर रहा था तो कभी रज़िया को। सोनिया से तो अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था कि वो बाहर जाकर देख ले। सोफिया बेग जो नमाज़ पढ़ रही थी, गोली की आवाज़ सुनते जल्दी से नमाज़ पूरी करते बाहर आई थी, जहाँ सोनिया दरवाजे से टेक लगाए बाहर देख रही थी। वो एक नज़र उसको देखकर जल्दी से बाहर की जानिब गई थी, जहाँ कियान इन दोनों को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इन दोनों को होशो खर्च से बेगाना देखकर उसकी नज़र ज़मीन पर फैलते खून की जानिब उठी थी। वो धड़कते दिल के साथ रज़िया के करीब बैठी थी, जो उनकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठी थी, जबकि कियान अभी तक उनको उठाने की कोशिश कर रहा था। जब सोनिया की आवाज़ ने उसको चौंकने पर मजबूर किया था। कियान, एनी पर पानी डालो, वो उठ जाएगी लेकिन अम्मा नहीं उठेगी, इसलिए बेकार में कोशिश ना करो, सोनिया दरवाजे से टिक लगाए ही इसे बोली थी। कियान ने जल्दी से पानी एनी पर डाला तो वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर कियान को देखने लगी, लेकिन जब हसियात बेदार हुई तो वो एकदम उठती उसके सीने में छुपने लगी थी। कियान ने महसूस किया था कि वो होले होले काँप रही थी। उसने एक तायराना नज़र चारों तरफ दौड़ाई, जहाँ सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा हुई थी। वो वाकिफ था हर शय से। उसकी माँ उसे बाप के डर से बाहर नहीं निकलने देती थी, कहीं वो उसे नुकसान ना पहुँचा दें, लेकिन इतनी एहतियात के बाद भी वो अपना काम कर गए थे। मतलब अम्मा को आपके शौहर ने मारा है। सोनिया सोफिया बेग की बात सुनकर कांपती आवाज़ में बोली तो सोफिया बेग ने करब से आंखें मीचते इस बात में सर हिलाया। हाँ, और मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं एनी को अब हवेली वालों के हवाले करते। हम तीनों यहाँ से न्यूयॉर्क जाएंगे। अब मुझ में इतनी सख्त नहीं है कि मैं फिर से किसी को खो दूँ, सोफिया बेग अटल लहजे में कहते उठ खड़ी हुई थी, ये जाने बिना कि उसकी सारी बातें दरवाजे के पार खड़े वजूद ने भी सुनी थी। आपा, लेकिन एनी बहुत छोटी है, उसे भी अपने साथ ले चलते हैं ना, इसे छोड़कर जाने से क्या होगा? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अपनी ही बेटी के साथ? आप सिर्फ एक बच्चे का सोच रही हैं, इतनी खुदगर्ज माँ क्यों बन रही हैं? सोनिया उनको दरवाजे की तरफ जाते देख ऊंची आवाज़ में चीखी, जिस पर वो एक पल के लिए रुकी थी, लेकिन फिर खुद को मजबूत जब्त करते हुए कमरे से निकल गई। एनी, यहाँ आओ गुड़िया। सोफिया बेग ने बाहर सैन में बैठी एनी को अपने जाने बुलाया तो वो फ़ौरन उनके सामने आ खड़ी हुई थी। सोफिया बेग गौर से उसे देख रही थी, जो पिंक फ्रॉक में मलबूस बालों को पूनी बनाए, धूप के बाइस लाल होते गालों को फुलाए छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मेरी जान, मामा आपको बाबा के घर छोड़ने जा रही है, आप अब से वहाँ ही रहोगी। सोफिया बेग उसके सामने दो जानों बैठते मोहब्बत पाश लहजे में बोली तो एनी की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके थे, जिसको वो नज़रअंदाज करते उठ खड़ी हुई थी और उसका छोटा सा हाथ अपनी गिरफ्त में लेते बाहर की जानिब बढ़ी थी। कियान, जो किचन के पास खड़े होते इन दोनों को देख रहा था, उनको जाते देख उसकी आंखों में रुके आंसू गालों को भिगो गए थे। उसकी माँ उसको बचाने के लिए उसकी बहन को छोड़ने पर मजबूर हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस लम्हे उसे अपने आप से भी नफरत हो रही थी। उसकी नफरत में मजीद इजाफा एनी की रूहानसी आवाज़ ने किया था, जिसको सुनते उसने ज़ोर से आंखें बंद की थीं। मामा, मुझे बाबा के पास नहीं जाना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो आपको भी मारते थे, वो मुझे भी मारेंगे। एनी की बात पर सोफिया बेग एक लम्हे के लिए लड़खड़ाई थी। दिल ने फैसला बदलने पर दुहाई दी थी, लेकिन वो अपनी ममता पर बेहिसी का खोल चढ़ाए उसको लेकर निकल गई थी। सोनिया, जो धुंधलाई आंखों से इन दोनों को दिख रही थी, कियान पर नज़र पड़ते सुस्त कदमों से उसके पास बैठी थी, जो घुटनों में सर्दी रोने में मसरूफ़ था। उसके बालों में हाथ फेरते उसका चेहरा ऊंचा किया तो कियान लम्हे की देर किए बिना उसके सीने से लगा था। दिल का गुबार आंसुओं की सूरत में निकलते उसे अलग होते सोनिया को देखने लगा, जो अभी भी रोने का शुगल फरमा रही थी। बुआ ने कहा था कि भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं, उनको हर बुरी चीज़ से महफूज रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। एक अच्छा भाई कभी भी अपनी बहन को रुलाता नहीं है, वो हमेशा उनको हर मुसीबत से दूर रखते हैं। लेकिन मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरी बहन हमसे अलग हो गई। वो रोई भी और मेरी वजह से। कियान की भीगी आवाज़ पर सोनिया ने ठटक कर उसे देखा था। वो महज 4 साल का था और इतनी गहरी बातें कर रहा था कि सोनिया को वो अपनी उम्र से बड़ा लगा। वो हर चीज़ को अपने नज़रिए के मुताबिक दिख रहा था। वो गाफिल नहीं था अपनी बहन के यहाँ से जाने की वजह से। वो मोहब्बत करता था उससे, लेकिन महसूस नहीं कराता था संजीदगी और बेहिसी का खोल खुद पर चढ़ाए रखता था। लेकिन आज ये खोल टूटा तो आज उसका दिल भी दुखा था। कियान तो उठकर चला गया था, लेकिन सोनिया को पथरा कर रख गया था। माना कि ये सारी बातें उसकी अम्मा ने समझाई थीं, लेकिन उसने याद रखी थीं और इस वक्त अपनी गलती भी मान रहा था। ये बात उसे हैरान कर रही थी। सोफिया बेग जब वापस आई तो रात हो रही थी, जबकि घर में 2 नफूस होने के बाद भी बिल्कुल खामोशी थी। इन्हें मालूम था कि वो दोनों ही इनसे बात नहीं करेंगी, लेकिन वो मजबूर थी। वो असफन बलोच को कियान तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। वो खुद भी एनी को खुद से दूर करके तड़प रही थी। उसका रोता चेहरा उनकी आंखों से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटा था, लेकिन फिर भी वो इसे हवेली छोड़ आई थी।
उनकी कल की फ्लाइट थी, वो न्यूयॉर्क जा रही थी ताकि कयान और सोनिया को महफूज रख सके। उन्होंने एनी को खुद से दूर करके सबको खुद से दूर कर दिया था। वो इनकी पहली औलाद थी जो उनको अजीज़ थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर वो उनके पास रहती तो असफंद बलोच उसे नुकसान पहुंचा देते, लेकिन उनकी हवेली में वो उसे कुछ नहीं कर सकते थे। वो इनसे ज़्यादा वहाँ महफूज थी। इन्हें यकीन था कि उनकी बेटी जल्द ही इनसे मानूस हो जाएगी। उसकी हिफाजत के लिए वहाँ सब मौजूद थे। जिससे उसे खतरा था उसका घर ही महफूज पनाहगाह था, लेकिन उनकी ये बात कोई नहीं समझ रहा था। वो कमरे में आई तो क्यान चारपाई पर लेटे छत को घूर रहा था, जबकि आंसू साइड से निकलते तकिए में जज्ब हो रहे थे। उन्होंने पहली बार उसे रोता देखा था, जिसको देखते उनका दिल कटा था। वो शिकस्ता कदमों से उसके पास जाकर खड़ी हुई थी। छोड़ाई ना आप एनी को, अपने करीब किसी की आहट पाकर क्यान ने चुभते लहजे में कहा। तो सूफिया बेग ने अपने लब काटे थे। वो चाहकर भी कोई वजाहत बयान नहीं कर पा रही थी। मॉम, आप चली जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप अगर ये कहने आई हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो जहाँ लेकर जाना चाहती हैं मैं चल लूँगा। वैसे भी अब यहाँ रह कौन गया है। क्यान अपने लहजे का अंदाज़ा लगाता इस बार नरमी से बोलते रुख फेर गया। सोफिया बेग नम आंखों से उसकी पुश्त को देख रही थी। उनका बेटा एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया था जिसकी जिम्मेदार वो खुद थी। क्यान, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि बेवक्त बाहर ना जाया करो, लेकिन आपको ज़रा परवाह नहीं है। हमारी क्यान जो अभी फ्लैट में दाखिल हुआ था, सोनिया की खौफकी भरी आवाज़ पर लब बाहम पेवस्त करते उसके सामने जाकर रुका था। इनको यहाँ आए 1 महीना हो गया था। सोनिया और क्यान ऐसे महसूस कराते थे जैसे 1 महीना पहले कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सोफिया बेग की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो छोड़ तो आई थी एनी को, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो खुद उसके वजूद से किसी ने रूह खींच ली हो। खाला, मैं घर में बोर हो जाता हूँ और मैं नीचे ही क्या था। क्यान लापरवाही का मुजाहरा करते ओपन किचन में रखी फ्रूट बास्केट से सेब उठाते सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा था। क्या तुम फिर से इस अमारा से मिले हो? क्यान जो एक टांग झुलाता सेब खा रहा था उनके सवाल पर आंखें घुमा गया। खाला, मेरे दिमाग में नहीं ख़राब जो मैं इस चिपको किस्म की लड़की से मिलूंगा। वो है तो इतनी छोटी और मेरे सर पर सवार रहती है जैसे मेरा इससे ख़ास रिश्ता हो। मैं नीचे सिर्फ ताज़ी हवा के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ भी आ गई। वैसे वो अपनी मॉम के साथ अकेली रहती है, उसके बाबा भी शायद नहीं हैं। क्यान ने उसको देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा तो सोनिया पैर पटकते वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। क्यान की सोचों का रुख एक बार फिर एनी की तरफ चला गया था। ऐसा नहीं था कि वो उसे याद नहीं आती थी, हर वक्त उसे याद थी, लेकिन अब उसका तज़किरा करना छोड़ दिया था। उसे ये भी मालूम था कि उसके बाप ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, उसको अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वहीं रह रही है। उसे बस अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों से नफरत थी, एक असफंद बलोच और एक उसके मामू हयात बेग, जिन्होंने उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यान, ये सोनिया क्या बता रही है मुझे कि तुमने अपनी उम्र से भी बड़े लड़कों के साथ दोस्ती रखना शुरू कर दी है। वो जो अपनी सोचों में महक था, उनके गुस्से भरी आवाज़ पर सीधा होकर बैठा था, जबकि बड़ी उम्र पर उसकी छोटी सी पेशानी पर शगन उभरी थी। मॉम, वो सिर्फ 2 साल बड़े हैं, 2 साल नहीं। और खाला क्यों हर बात आपको आकर बताती हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। वैसे भी इन दोनों के पास फैमिली नहीं है, आपको पता है। वो हमारी बिल्डिंग के बाहर जो बेंच है ना, उस पर सोते हैं, और वो दोस्त हैं मेरे, उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। क्यान दूबदू जवाब देता अपने कमरे की तरफ चला गया था, लेकिन सोनिया को घूरना नहीं भूला था। उसके जाते ही उन्होंने सोनिया को देखा था, जो तासुब से उसके बंद दरवाजे को देख रही थी। एक नज़र उस पर डालकर वो भी अपने कमरे में बंद हो गई थी। पीछे सोनिया ने अपने कदम लाउंज की तरफ बढ़ाए थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर जाता है। 2 साल का अरसा गुजर गया था, सब कुछ बदल गया था। क्यान का मोहब्बत भरा अंदाज कहीं खो गया था, और वो 7 साल की उम्र में ही बेहिस बन गया था। रमीज़ और अली के साथ मिलकर वो एक कैफ़े में काम कर रहा था। अपना बचपना वो खो चुका था। इन सारे हालात की जिम्मेदार सोफिया बेग खुद को समझ रही थी। बेटी उन्होंने खुद से दूर कर दी थी, और बेटा घर के हालात की वजह से दूर हो गया था। वो बस एक बार एनी से मिलना चाहती थी, जिसके लिए वो आज ही पाकिस्तान जा रही थी। सोनिया और क्यान भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिस पर क्यान का अंदर का ज़िद्दी इंसान जागा था। इसलिए उसे साथ ले जाने के लिए उन्होंने हामी भर ली थी। और इन्हीं दिनों में उन पर यह इंकशाफ हुआ था कि अमारा उनके भाई की बेटी है। उनका खौफ फिर से उमड़ आया था। पैरों तले ज़मीन उनकी जब निकली, जब उनके काम के बारे में मालूम हुआ था। क्यान, जिसकी अमारा से दोस्ती हो गई थी, सोफिया बेग ने उससे दूर रहने की ताकीद की थी, जिस पर वो फ़ौरन मान गया था, ताकि उसे भी पता था कि वो किस शख्स की बेटी है, इसलिए उसे दूर रहने लगा था। सोनिया ने जब क्यान के जाने का सुना तो उसने भी साथ जाने की रट लगा ली थी। चारों नचार सोफिया बेग ने इसको भी अपने साथ ले जाने की हामी भर ली, लेकिन उनका दिल घबरा रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन फिर भी अपने ख्यालात की नफ़ी करते हुए इन दोनों के साथ पाकिस्तान के लिए परवाज़ कर गई थी। 4 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की खुशी में उनकी आंखें नम हो रही थी। ऐसा ही हाल इन दोनों का भी था। आखिरकार एक तवील सफ़र के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। अपने वतन की हवा में सांस लेते वो दोनों आसूदगी से मुस्कुराई थी। अलबत्ता क्यान को बस एनी से मिलने की जल्दी थी। गांव में पहुंचकर सोफिया बेग का रुख बड़ी हवेली की तरफ था। खुशी का अंदाज़ा उनके चेहरे से लगाया जा सकता था। क्यान, जो यहाँ आने से पहले पुरजोश था, अब उसकी खुशी ज़ायल हो गई थी। उसको मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो।
उसने बारहा गाड़ी के शीशे से देखा था, लेकिन अपने पीछे किसी को नामौजूद पाकर उसे हर दफ़ा हैरत हो रही थी। गाड़ी एक झटके से बड़ी हवेली के गेट के सामने रुकी थी। सोफिया बेग इन दोनों को गाड़ी में बैठने का कहती खुद निकलकर दरवाजे पर खड़े गार्ड के पास गई थी। अगर आपको याद हो तो मैं 4 साल पहले एक बच्ची को लेकर यहाँ आई थी, क्या वो अभी अंदर है? वो गार्ड के सामने रुककर धड़कते दिल के साथ बोली। तो गार्ड ने सर से पैर तक उनको अजीब नज़रों से देखा और उसकी नज़रों में छुपी हवस को महसूस करते ज्ञान ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भेजी थी। वो न्यूयॉर्क में रहता था, लोगों की नज़रों को पहचानना तो उसको आ ही गया था। नहीं, वो लड़की यहाँ नहीं रहती, उसे सरदार यूसुफ छोटी हवेली ले गए थे। उनको घूरते हुए जवाब दिया तो वो मायूस होकर गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने गाड़ी में बैठते ड्राइवर को छोटी हवेली पहुँचाने का कहा तो वो सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इतना तो उनके इल्म में था कि यहाँ 2 हवेलियाँ हैं, लेकिन अफसोस इस बात का था कि असफंद बलोच ने उनकी बेटी को यहाँ से कहीं और भेज दिया। गाड़ी छोटी हवेली के सामने रुकी तो वो तीनों फौरन गाड़ी से निकले थे, इससे पहले कि उनके कदम हवेली का दरवाज़ा अबूर करते। इन्हें एनी लॉन में बैठी नजर आई, जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी। वो तीनों हैरान होते उसकी तरफ गए थे। भाई ये देखें, मैंने इसे सुला दिया। अपने करीब किसी को पाकर एनी ने बगैर देखे चहकती आवाज़ में अपना कारनामा बताया तो वो चौंकते उसकी गोद में मौजूद बच्ची को देखने लगे, जो सिर्फ चंद दिन की ही थी। एहतशाम की आवाज़ ना पाकर एनी ने सर उठाया तो उसकी नज़र पलटने से इनकारी हो गई थी। वो पहचान गई थी इन तीनों को। शहद रंग आंखों में आंसू चमके थे जो उसके गाल पर लढ़क कर काजमा की पलकों पर ठहरे। कयान ने मबहूत होते उसकी पलक पर अटकता वो आंसू का कतरा देखा था। क्या कौन है आप लोग? एहतशाम ने एनी के सामने गैर लोगों को देखकर सख्त आवाज़ में पूछा तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो सीने पर हाथ बांधे इनको घूर रहा था। एनी की मॉम हूँ मैं, सोफिया बेग ने नम आवाज़ में कहा तो उसके तने आसाब ढीले हुए और सर हिलाता काजमा को एनी की गोद से लेने लगा, जिस पर एनी ने खुबकी से उसको देखा था। भाई ये मैंने नहीं दे रही और मुझे इनसे नहीं मिलना, वो गुस्से से बोलती काजमा को एहतशाम को पकड़ाकर खड़ी हुई। गुड़िया इनकी बात तो सुन लो, एहतशाम ने नरमी से कहा तो वो शिकवा कुन निगाहों से उसको देखकर आमादा हो गई थी। सोफिया बेग ने आगे बढ़ते उसको अपने गले से लगाया तो एनी के हाथ भी उनके गिर्द अपना हिसार बांध गए थे। क्यान की नज़रें एहतशाम से होती काजमा पर जा रही थीं। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन काजमा का उसके हाथ में होना बुरा लग रहा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते ही एहतशाम नरमी से मुस्कुराया था और काजमा को उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसको उसने थोड़ा झिझक कर थाम लिया। इसका नाम क्या है? क्यान ने उसकी बंद आंखों को छूते पूछा था और उसने उसे नाम बताया। उसका नाम एक ही लफ्ज़ से शुरू होने पर उसके होंठ मुस्कुराए थे। ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सोनिया ने एक नफीसा ब्रेसलेट एनी की कलाई में बांधा तो वो मुस्कुराई थी। इनसे मिलते वो फिर से अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गए थे। सोफिया बेग को तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी खुश है, लेकिन वो फिर भी पुरसकून नहीं हो पा रही थी। वो जो सोचों में गुम थी, गाड़ी के रुकने पर उन्होंने सामने देखा था जहाँ 3 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं। असफंद बलोच को अपने सामने देखकर उनकी रूह तक कांप गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती वो उनकी तरफ आए थे और उनका हाथ पकड़ते ज़बरदस्ती बाहर निकाला था। उनके आदमी ने सोनिया को बाहर निकाला था, जबकि क्यान समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कौन हैं। एहतशाम जो एनी के इसरार पर उनके पीछे ही आ रहा था, असफंद बलोच को उनके रास्ते में देखकर वहीं रुक गया था। ड्राइवर से गाड़ी रोकने का कहते वो एनी को लेकर दरख्त की ओट में हो गया। तो ये है मेरा बेटा जिसको तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी मुझसे, असफंद बलोच ने क्यान के चेहरे पर हाथ फेरते कहा तो उसने नफरत से उनका हाथ झटका था, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराते अपने साथ खड़े नुमान को इशारा कर गए थे, जिसने इशारा समझते गोली से सोफिया बेग का निशाना लिया था। क्यान और सोनिया पथराई आंखों से सोफिया बेग के वजूद को देख रहे थे, जो अब ज़मीन पर गिर गया था। उनके गिरते ही हयात बेग ने सोनिया को गाड़ी में डाला था, जो अपने हवास खोकर उनके साथ घसीटती चली जा रही थी, जबकि क्यान को असफंद बलोच अपने साथ गाड़ी में डालते वहाँ से ले गए थे। उनके जाने की कुंदहानी करते हुए शाम और एनी पेड़ के पीछे निकलकर सोफिया बेग के पास आए थे और उनकी नब्ज़ चेक की थी, जो बहुत धीमी चल रही थी। उनको ड्राइवर की मदद से गाड़ी में डालकर वो अस्पताल की तरफ ले गए थे। चंद साल बाद वो सब अलग थलग बैठा सारे क्लब में बेढंगा म्यूजिक गूंज रहा था, जबकि वो सिगार सुलगाने में मसरूफ़ था। उसकी सहरज़दा शख्सियत सारे माहौल पर छाई हुई थी। कितनी लड़कियों ने उसे दोस्ती की ऑफ़र की थी, लेकिन साइम बलोच ने उन पर एक नज़र करम भी नहीं की थी। उसके जहन और दिल में तो उससे 7 साल छोटी वो परी पैकर बसी थी, जिस पर हर लम्हे उसकी नज़र थी, जिसको देखकर ही उसके होंठ मुस्कुराहट में ढल जाते थे। वो ख़ास थी क्योंकि साइम बलोच का इंतखाब थी। उसका बाप, जिसे उसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत की थी, उसे उसकी माँ उसका दिया गया नाम सब कुछ छीन चुका था, यहाँ तक कि उसकी खाला को भी कहीं रपोश करा चुका था, जिसका पता आज तक नहीं जान पाया था। 7 साल से 17 साल का अरसा उसने इस घर में गुजारा था, जहाँ उसकी माँ का कातिल रहता था। उसे नहीं मालूम था कि उसके बाप ने घर में क्या कहा था, जो उसे कोई उफ तक भी नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि उनका रवैया अपने बेटे तक से ठीक नहीं था।
जो उससे बड़ा था वो नहीं समझ पाया था कि उनका इतना मेहरबान रवैया है उसके साथ ही क्यों था, और ना उसने अब समझना था। वो इन्हीं सोचों में महव था जब उसकी क्लास फेलो उसके साथ आकर बैठी थी। लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू अपने पास महसूस करके उसने झट से आंखें खोली थीं। जहाँ क्रिस्टी उसके बेहद करीब बैठी उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अगले लम्हे सोफे से उठा था। इससे पहले वो वहाँ से जाता उसे अपनी गर्दन पर कुछ नुकीला सा चुभता महसूस हुआ था। उसने मुड़ते क्रिस्टी को देखा था जिसने उसको देखने पर आंख विंक की थी और अपने साथ खड़े लड़कों को उसको कमरे में पहुंचाने का कहा था। रमीज़ और अली जो उसके बुलावे पर क्लब में आए थे उसको यहाँ ना पाकर उसे फ़ोन करने लगे थे, लेकिन तेज़ म्यूज़िक में उसके फ़ोन की कहीं आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो परेशान होते इधर उधर देख रहे थे जब उसकी नज़र क्रिस्टी की तरफ गई जो मकरूम मुस्कुराहट के साथ कमरे की तरफ गई थी। रमीज़ और अली फ़ौरन अलर्ट होते उसके पीछे ही गए थे। वो वाकिफ़ थे कि उसकी हरकत से, लेकिन ये ऐसा कदम उठाएगी ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इससे पहले क्रिस्टी दरवाज़ा लॉक करती। रमीज़ अपना पैर दरवाजे में रखा था। क्रिस्टी ने इन दोनों को देखते घबराते उनका रास्ता दिया था, लेकिन फिर खुद को कंपोज करती हुई इन्हें अपनी हरकत से साख्त कर गई थी। उनकी आंखें बेयकीनी से फैल गई थीं। क्रिस्टी अपनी शर्ट को जगह जगह से फाड़ चुकी थी, जबकि अपने हाथ से अपनी लिपस्टिक और आंखों में सजा काजल भी फैला चुकी थी। वो दोनों फक चेहरे से उसकी हरकत को देख रहे थे जो साइम को पाने के लिए सतत गिर गई थी। इन्हें यकीन था कि उसके ड्रामे की वजह से साइम के इतने सालों की बनाई गई इमेज पर नुकसान पहुंचना था। उन्होंने आगे बढ़कर साइम पर पानी डालते उसे होश में लाने की कोशिश की थी, जो ऊंधे मुंह शर्टलेस बेड पर लेटा था। रमीज़ मुसलसल उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टी शातिर मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसको देख रही थी जब उसके फ़ोन पर मैसेज बीप बजी थी। मैसेज पढ़ते उसकी आंखें चमकी थीं। वो वहीं दीवार से लगते रोना शुरू हुई थी। अली जो बाहर देख रहा था उसके रोने पर अचेंबे से उसे तका था जब उसे प्रिंसिपल के साथ बाकी लोग भी आते दिखाई दिए। अली ने नफरत से उसके वजूद को देखा था। रमीज़ जो साइम को खड़े होने में मदद दे रहा था, प्रिंसिपल को सामने देखकर उसने साइम को देखा जो अधखली आंखों से मामले को समझने की कोशिश कर रहा था और एक हकारत भरी नज़र ज़मीन पर बैठी क्रिस्टी पर डाली थी। सर, इसने क्रिस्टी के साथ ज़बरदस्ती की है, क्रिस्टी के दोस्त ने आगे आते कहा तो प्रिंसिपल गुस्से से साइम की तरफ देखा था। साइम पूरी कोशिश करते अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। जिन आंखों में वो हमेशा अपने लिए एहतराम और मोहब्बत देखता आया था, अब वो उसे नफरत से तक रहे थे। उसकी आंखों में नमी तैरी थी। माफ़ी मांगे क्रिस्टी से, अगर उसने आपको माफ़ कर दिया तो आपकी फैमिली को हम इस मामले से लाइल्म रखेंगे। अगर इसने माफ़ ना किया तो हम आपके घर में इतला दे देंगे। प्रिंसिपल आगे आते गुस्से से बोले तो साइम ने सुर्ख होती आंखों से उसको घूरा था जो मासूम बनकर खड़ी थी। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा, साइम दुरुस्तगी से कहते रमीज़ के हाथ से अपनी शर्ट लेते चला गया था। क्रिस्टी ने हैरान होते उसको देखा था। वो जो समझ रही थी कि वो उससे माफ़ी मांगेगा और वो बदले में उससे शादी की शर्त रखेगी, उसको अब अपना प्लान ख़राब होता महसूस हो रहा था। वो बिना किसी की मौजूदगी का असर लिए बिना बाहर की तरफ गई थी जहाँ वो गाड़ी से टेक लगाए मशरूब पीने में मसरूफ़ था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसका गिरेबान पकड़ते क्रिस्टी चिल्लाई तो साइम बोतल ज़मीन पर फेंककर एक जनाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था कि उसका होंठ फटते खून रिसने लगा था। साइम ने आगे बढ़ते उसके गले को अपनी पूरी शिद्दत से दबोचा था कि क्रिस्टी की आंखें उबल आई थीं। तुम जैसी औरतें साइम बलोच को पसंद नहीं हो सकती। तुम कभी भी मुझे अपने सामने नहीं झुका सकती। याद रखना, तुम मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। उसको एक झटके से छोड़ा था जिस पर वो लड़खड़ाते ज़मीन पर गिरी थी। प्रिंसिपल ने असफंद बलोच को फ़ोन करते सब बताया था। वो सर झटक कर फ़ोन कर गए क्योंकि उनकी नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि वो सरदार है और सरदारों के लिए आम बात है। इन सब में किसी का ध्यान मायरा की तरफ नहीं गया था जो वहाँ मौजूद थी, जो कि क्रिस्टी की बेहतरीन दोस्त थी, जो उसके सारे प्लान से वाकिफ़ थी, और उसने इस बात को इस तरह से इस्तेमाल करते साइम और काज़मा के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की थी।